वेलकम स्टूडेंट्स, समुत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वैल्यू एडिशन कोर्स है वैक का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अब हम एक बार यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हमारी टोटल 3 यूनिट्स रहेगी हमारे सिलेबस में। आज के इसी वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के ऊपर पूरा वीडियो करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय गणराज्य, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन और शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और उसके बाद सोवरनिटी, संप्रभुता और सोशलिज्म, समाजवाद और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता या सर्वधर्म संभाव। मैं बता दूंगा आपको, इस बार के पेपर में जो जो अभी 2025 का जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था मेरा, उसमें मेरे को रूल ऑफ लॉ और धर्मनिरपेक्षता, इनके ऊपर सीधा क्वेश्चन आया था और वो मैंने अटेंड भी किए थे। अब यूनिट सेकंड में हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे और यूनिट थर्ड के बारे में भी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट फर्स्ट में आपको थोड़ी बहुत प्रिफरेंस दी जाएगी, भूमिका दी जाएगी हमारे इस यूनिट फर्स्ट के बारे में। इसके बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेलिएंट फीचर्स है बता दूं, इसके ऊपर भी इस बार एक बड़ा क्वेश्चन था, डायरेक्ट पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। और फेडरल स्ट्रक्चर और कानून का शासन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एविट आईसी के द्वारा दिया गया रूल ऑफ लॉ, इसके बारे में भी सीधा डीयू ने इस बार क्वेश्चन पूछा था। और अब चलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है, सोवरेनिटी है और सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म, सर्वधर्म संभाव एक ही बात है। और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर उसके बाद भी, फिर उसके ऊपर है थोड़ा बहुत कंक्लूजन, और एक दो सोल वालों ने जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमिका। संविधान एक राजनीतिक व्यवस्था संचालन का उपकरण है। इसका उद्देश्य जनता के सामाजिक राजनीतिक मानदंडों का विकास करना है, जिसमें सम्मानपूर्ण एवं गौरवपूर्ण जीवन जी सके। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जो एक राष्ट्र के शासन के लिए कुछ दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है। हमारा संविधान हमारी गवर्नमेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। संविधान एक जीवंत संरचना है जो एक राष्ट्र की बदलती हुई आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहा। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं को ये पता था कि जो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उनके हिसाब से उन्होंने संविधान बनाया, और हमारे संविधान में एक प्रावधान किया गया था आर्टिकल 368 के तहत, हम उसमें भारतीय संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के जो मुख्य मुद्दे हैं उनमें परिवर्तन भी किया जा सके। एक राष्ट्र के नागरिकों की राजनीतिक आकांक्षाएं उसके संविधान से प्रतिबिंबित होती है। हमारे संविधान से हमारे जो भी संविधान निर्माता थे उनकी आकांक्षाओं के ऊपर हमें दृष्टिपूर्ण महत्वपूर्ण मिलता है। ये एक राष्ट्र की उन चिरकालीन आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिसे एक राष्ट्र प्राप्त करने की आशा रखता है। हमारा भी संविधान है जो एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। पिछले 75 वर्षों से भी भारतीय संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इसके मौलिक स्वरूप में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हमारे भारतीय संविधान में निर्माण के बाद आज लगभग 105-6 संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक, और इसके मौलिक रूप में कोई भी अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था कि संविधान के मूल संरचना में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं किया जा सकता। एक राष्ट्र की शासन प्रणाली में इसे अभी अभी दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। सरकार की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाएं मौलिक रूप से संविधान के दिशा निर्देशों का पालन करती है। भारतीय संविधान प्रभावी रूप से सर्वोपरि है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। संविधान सभी संगठनों के लिए संरचना प्रदान करता है। सामान्यतया यह कहा जाए तो कि 3 महत्वपूर्ण परिस्थितियों में संवैधानिक संरक्षण की मांग की जाती है। मैं बताना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कोई कंट्री क्यों करती है, इसके भी 3 कारण बताए हुए हैं। पहला कारण है किसी उस कंट्री में कोई सशस्त्र विद्रोह या फिर गृह युद्ध की स्थिति हो। दूसरा कारण है इसका विदेशी दासता की स्थिति, और तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण है समाजवादी क्रांति या विस्फोट की स्थिति में। निसंदेह भारतीय संविधान दूसरी श्रेणी में आता है, यानी कि ब्रिटेन है जिसने भारतीयों को उपनिवेश बनाया था। विदेशी दासता हमने भी सही है। भारत के संविधान का लेखन कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसके सदस्यों का चयन जुलाई 1946 में किया गया था।
मुस्लिम लीग के बहिष्कार के उपरांत 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया। संविधान को पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अंततः 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान अस्तित्व में आया, अर्थात संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, इस पर भी पिछले सेमेस्टर में सीधा क्वेश्चन आया था। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर विस्तृत विवरण दीजिए। पहली विशेषता है इसकी प्रस्तावना। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी, इस बार भी सीधा सीधा सवाल आया था प्रस्तावना के ऊपर, और उसमें हमें ये बताना था हमारी संविधान की प्रस्तावना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और उस प्रस्तावना को हमें पूर्ण रूप से याद करके उसमें लिखना भी था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पहले था धर्मनिरपेक्ष, हालांकि मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कभी उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत ये सब जोड़ा गया, और अब हमारी भारतीय सरकारें हैं जो भी संविधान नीति निर्देशक जो भी देता है, वो अब धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रयोग में लेते हैं। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 तरह के न्याय, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दूसरी विशेषता है हमारे संविधान की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, जर्मनी जैसे आधुनिक लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत का संविधान भी रिटन है। यह सच है कि ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका कोई लिखित दस्तावेज ही है नहीं। सन 1215 ईस्वी में जारी मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकारों का एक बहुत बड़ा चार्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारे अधिकारों का विवरण होता है, उसी को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। ब्रिटेन समय समय पर अपनी संसद द्वारा जारी विभिन्न चार्टरों, विधियों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों द्वारा शासित रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हालांकि उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट ऐसा नहीं कहते कि उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उनके पास 1215 से स्टार्टिंग से ही जारी किए जा रहे थे, चार्टर जारी हो रहे थे, विधि, अधिनियम, नियम, विनियमों द्वारा वहाँ की गवर्नमेंट रूल हो रही थी। भारतीय संविधान के संस्थापकों ने एक लिखित दस्तावेज प्रदान किया जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्वकोश बन गया। तीसरी इसकी विशेषता है भारतीय संविधान की विस्तृत और व्यापक संविधान। बहुत बड़ा संविधान है। भारत देश अपने लंबे संविधान के कारण जाना जाता है। इसके संस्थापकों ने एक विस्तृत दस्तावेज प्रदान करने का प्रयास किया जो देश की शासन व्यवस्था के सभी पहलुओं को छू सके। अब थोड़ी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के बारे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। यूएसए का संविधान सबसे छोटा संविधान है, इसमें केवल 7 अनुच्छेद है। चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद है। हम कभी भी अपने पड़ोसी देशों के बारे में, इनकी संविधान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। हालांकि ब्रिटेन के संविधान के बारे में, यूएसए के संविधान के बारे में हम काफ़ी बचपन से ही छोटी क्लासों से उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन हमने कभी चीन के ऊपर नहीं ध्यान दिया कि चीन में कितने, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स है। कनाडा के संविधान में 11 भाग और 147 धाराएं हैं, जबकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, जो कि मूलतः थे, जो कि जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। आज लगभग 400 से भी ऊपर आर्टिकल्स है। और ये बात ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न संशोधनों द्वारा भारत की संरचना का विस्तार हो रहा है। भारतीय संविधान की जो संरचना है उसमें और ज़्यादा अमेंडमेंट हो रहे हैं, संविधान संशोधन हो रहे हैं और उसका विस्तार रूप बन रहा है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिन्होंने इसके निर्माताओं को इतना लंबा संविधान लिखने के लिए प्रेरित किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, ये संविधान निर्माता थे, उनको ये बात महसूस हुई कि नहीं, भारत में बहुत बड़ा विस्तार राज्य है, भारत की बहुसंस्कृतिवाद प्रकृति थी, भारत बहुलवादी स्वरूप और देश की विशालता ने भी दुनिया में इसके सबसे बड़े संविधान होने का एक कारण है। भारत कृषि अर्थव्यवस्था वाला एक बहुत बड़ा देश है। स्वतंत्रता के समय बड़ी संख्या में लोग गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता से जूझ रहे थे, जिस कारण इसके निर्माताओं ने संवैधानिक दायरे में इन समस्याओं का निवारण जरूरी समझा। हालांकि डीपीएसपी को कानूनों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, पर यह केंद्र व इकाइयों के लिए अपरिहार्य है ताकि चुनावों में विजय और जनता का विश्वास प्राप्त किया जा सके। अनेक वर्षों में सरकार ने जनता की स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम लागू किए और आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में अनेक रियासतें थी। देश को अपने हितों का समायोजन करना था।
क्योंकि काफ़ी सारी रियासतें थी जो स्वतंत्र भारत से अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाह रही थी। संविधान निर्माता भारत से में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था चाहते थे, मिक्स इकोनॉमी चाहते थे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व हो। उदाहरण के लिए बड़े बड़े उद्यमों को औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति देने के साथ साथ सरकार ने 1952 में एक 5 ईयर प्लान भी लागू किया और 1969 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, जिनके संचालन का कार्य निजी हाथों को सौंपा गया था। संभवतः समाजवादी भावना को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया होगा। आज़ादी से पहले भी ब्रिटिश शासन में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा देश का अशांत क्षेत्र था। इसमें अलग अलग नर जातीयता के आदिवासी आबादी शामिल है। इस क्षेत्र में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के प्रदेश शामिल है, जिसे अनुसूची 6 भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में वर्णित किया गया है। इसका शासन 1873 के ब्रिटिश बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट द्वारा चलाया जा रहा था और बाद में इसे इसलिए अनुसूची 6 को अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 में जोड़ा गया। अन्य आदिवासी क्षेत्रों के लिए अनुसूची 5 को संविधान में शामिल किया गया। आपको सीधी भाषा में बताऊं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनका जो भी शासन कार्य है वो अनुसूची 6 के अंदर वर्णित है। और इसके अलावा जो भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए अनुसूची 6 में, अनुसूची 5 में, भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में शासन नियम को वर्णित किया गया। भारत एक ऐसा देश है जिसके विभिन्न प्रदेशों में विविध भाषाएं बोली जाती है। उत्तरी भारत के लोग हिंदी, पंजाबी बोलते हैं, पश्चिमी भारत में गुजराती, मराठी बोली जाती है, दक्षिणी भारत में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, केरला में बोलते हैं, पूर्वी भारत में उड़िया, बंगाली बोली जाती है। संविधान निर्माताओं के लिए आवश्यक था कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली लोगों की दुविधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक खंड जोड़े जाए, इसलिए संविधान के भाग 8 में भाषा के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। अब है अगली विशेषता संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में व्याख्या करके यह स्पष्ट कर दिया कि भारत का संविधान ही सुप्रीम है। केशवानंद भारती केस 1973 यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया। न्यायालय ने संविधान में संशोधन की शक्ति को तो मान्यता दी है, पर संघीय संसद को यह भी फैसला सुनाया कि ब्रिटेन की भारतीय संसद को एक सर्वोच्च संसद नहीं है और इसे संविधान के दायरे के भीतर रहना है। यानी कि जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो ही सुप्रीम है। बट हमारे स्टेटस में देखें, हमारे इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारा जो संविधान है वो सुप्रीम है, ना कि भारतीय संसद। अगली विशेषता, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा के बीच समन्वय। 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रभावी होने के बाद इसमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। जब भी जमींदारों एवं बड़े औद्योगिक घरानों के हितों पर प्रभाव पड़ता है तो ऐसे वे मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में कोर्ट ने स्वीकार किया कि संसद को संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, परंतु 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पहले के जो भी निर्णय थे उनको बदल दिया और संसद और न्यायपालिका के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की। 1973 में केशवानंद भारती केस में पुनः यह मामला सामने आया। इसे एक बहुत बड़ी न्यायपीठ ने सुना। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय लेते हुए संसद पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए और कहा कि संसद संविधान का संशोधन करके उसकी आधारभूत संरचना को नहीं बदल सकती। बेसिकली बता दूं, आज़ादी के बाद केशवानंद भारती मामले से अभी पहले ये काफ़ी बार चर्चा थी कि क्या संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, संविधान के जो भी प्रावधान हैं उनको बदल सकती है। तो काफ़ी फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले दिया कि हाँ बिल्कुल संविधान में प्रावधान करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल दिया और बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रदान की। यहाँ तक कि भारत के संविधान में आर्टिकल 368 द्वारा संसद को संशोधन करने की शक्ति थी, उसको सीमित कर दिया, कंट्रोल कर दिया। इससे यह स्पष्ट है कि भारत में ना तो संसद सर्वोपरि है ना ही न्यायपालिका। यानी कि बेसिकली हमारा जो संविधान है वो ही सर्वोच्च है, ना तो संसद सर्वोच्च है ना ही जुडिशरी। दोनों से सुप्रीम कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी पहले के फैसले और मौजूदा जो कानून के अधिकार थे ताकि
ये पता लगा सके कि वे संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अब अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। ब्रिटेन के नागरिकों को 1689 में बिल ऑफ राइट्स अर्थात अधिकारों के विधेयक द्वारा अधिकार प्रदान किए गए थे। अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स द्वारा प्रारंभिक 10 संशोधन करके नागरिकों को अधिकार प्रदान किए। भारत में संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को अधिकार प्रदान किए। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार माना गया। इनके उल्लंघन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। आर्टिकल 12 से 35 तक और हमारा भाग भारतीय संविधान का भाग 3, इसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे हमारे मौलिक संविधान में, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। ये अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार बाद में हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। पहले ये संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, बट इसे अब कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनमें से 44वें संविधान अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ये बात बता चुका हूँ। आर्टिकल 300A में इसे वापस एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ये अधिकार इस रूप में मौलिक हैं कि किसी भी सरकारी संस्था या अन्य संस्थाओं द्वारा इन अधिकारों के हनन को सुप्रीम कोर्ट में तथा राज्य के उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि ऐसे कई सकारात्मक अधिकार हैं जो भारतीय और विदेशी नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करते। जब से संविधान का अंगीकरण किया गया है तब से अनेक बार इसमें संशोधन किए जा सके, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में 21 क में जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संसद ने समय समय पर विभिन्न अधिनियमों और कानूनों की व्याख्या करके नागरिक चार्टर का विस्तार किया है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, पर उन्हें ना ही संक्षिप्त किया जा सकता है, ना ही उनका उल्लंघन किया जा सकता है, और ना ही किसी भी परिस्थिति में समाप्त किया जा सकता है। अब मौलिक अधिकार संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा बन गए हैं। अब अगली विशेषता है भारतीय संविधान की DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के मामले में संविधान के निर्माताओं पर आयरलैंड का प्रभाव था। यानी कि DPSP की जो प्रेरणा थी हमने आयरलैंड से ली, क्योंकि वहाँ पे DPSP का प्रचलन था। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के अध्याय भाग 4 में रखा गया है। जहाँ मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र का हिस्सा है, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत इनका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में गरीब दलितों का उत्थान करना है। यह सच है कि इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर इनका उल्लंघन भी हो रहा है तो हम इसके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में संरक्षण की मांग करते हैं तो ये मांग खारिज की जा सकती है। तो भी ये देश के शासन में मौलिक महत्व रखते हैं। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में और 2008 के अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और DPSP विरोधात्मक नहीं है, अपितु एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, संपूरक है। अगली विशेषताएं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इसके उपरांत भी केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में भारतीय सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा। मौलिक कर्तव्यों को अध्याय 4 में शामिल करने के लिए अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 42 अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी स्टार्टिंग में 10 थी, लेकिन एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जोड़ी गई थी, वो था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें एक आ गया था 2002 में। इसमें था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान था USSR के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेरित होकर हमने भारतीय संविधान में इसे शामिल किया। इन कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, परंतु ये कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं। कुछ कानूनों के द्वारा कुछ कर्तव्यों को भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य बनाया गया, जैसे कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान के प्रति सम्मान, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण। कुछ ऐसे दायित्व हैं
जिनका देश के सभी नागरिकों के द्वारा वहन किया जाना जरूरी है। स्थानीय स्वशासन भारतीय संविधान की अगली विशेषता। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकरण पर ग्रामीण भारत को सशक्त करने का सपना देखा था। यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे होना चाहिए, पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। डीपीएसपी के आर्टिकल 40 उसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया। एक बार 73वें और 74वें संविधान संशोधन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ये भी आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन में आपको ग्रामीण स्तरीय और 74 में आपको नगरीय स्तरीय स्थानीय स्वशासन, इसके अंदर भी 3 प्रमुख स्तंभ थे। फिर ग्राम पंचायत, नगरीय स्तर पर भी 3 आगे फर्दर डिवाइड किया गया था। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। ग्रामीण स्तरीय पर 3 प्रमुख वर्णन थे, जिला समिति और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। और नगर निगम, नगरीय स्वशासन में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, इनके और डिवाइड किया गया था ताकि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो सके। नीति निर्माण प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। 32 लाख प्रतिनिधियों के चुनाव और जमीनी स्तर पर जनता की सहभागिता भारत में निचले स्तर पर लोगों के सशक्तिकरण और लोगों को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। यह संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा स्थानीय स्वशासन है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन है वो विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय स्वशासन है। अब है संघीय गणराज्य, फेडरल स्ट्रक्चर। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए जैसों की भांति भारत में भी संविधान निर्माताओं ने एक संविधान का निर्माण किया है। हालांकि भारतीय संविधान के कई अर्थों में कनाडा संघ से मिलता जुलता है, पर इसने ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसे संघों से भी अनेक विशेषताएं ग्रहण की है। आपको एक बार जो भी भारतीय संविधान के जो प्रमुख प्रावधान है वो किस देशों से लिए गए हैं या किन देशों से प्रेरित होकर हमने अपनाए हैं, उनके बारे में भी या फिर गूगल या विकीपीडिया से सर्च कर सकते हैं और वहाँ से एक लिस्ट बनाकर भी आप पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसे संघों से भी अनेक भारत में दोहरी शासन प्रणाली है। शक्तियों को केंद्र और राज्यों में विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्यों में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए 7वीं अनुसूची में भी प्रावधान है। अंतर्गत शक्तियों को केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, स्टेट लिस्ट नहीं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों के बारे में आप अनुसूची शेड्यूल नंबर 7 में देख सकते हैं। इसके अंदर ऐसी संघीय विशेषताएं भी हैं जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया है। क्योंकि भारत एक विलक्षण स्थिति हुआ और ब्रिटिश गुलामी से निकलकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान को सशक्त, एकात्मक, यूनिटरी फीचर्स की भी प्रदान की है, जैसे कि एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और एकल न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही भारत में सबसे सर्वोच्च है, और भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इन सभी के लिए परीक्षाओं का आयोजन केंद्र सरकार करती है, पर इन कार्मिकों की तैनाती राज्यों में होती है। राज्यों में असामान्य स्थितियां होने पर केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 352 के द्वारा प्रेसिडेंट राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, और 356 और 360 के तहत भी आर्टिकल के तहत इन तीनों के तहत प्रेसिडेंट है जो स्टेट्स में इमरजेंसी लागू कर सकता है। कांग्रेस शासन के उत्कर्ष काल में यह आवर्तक घटनाक्रम था, यहाँ तक कि 1977 से 1980 की 2.5 वर्ष की अल्प अवधि में जनता सरकार ने 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जहाँ एक और केंद्रीय वित्त आयोग ने जैसा संवैधानिक निकाय केंद्र व राज्यों के बीच संसाधनों और कराधानों का आवंटन कार्य देखता है, जो कि कुल संसाधनों का सिर्फ 30% भाग है। भारत एक ऐसा गणराज्य है जहाँ देश का मुखिया चुना जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट का
हम लोग प्रेसिडेंट का हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, और वहीं ब्रिटेन में वहाँ पे वंशानुगत शासन व्यवस्था चलती है। अब आगे के है रूल ऑफ लॉ। सरल शब्दों में कानून के शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है और वह देश में किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि या प्राधिकरण पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो भले कोई भी ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो, देश का प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर, कुछ भी हो। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी वाक्यांश, ये जो वाक्यांश है ली प्रिंसिपे डी ला लीगेलाइट से हुई है, जिसका अर्थ है कि सरकार कानून द्वारा शासित होती है, मनुष्य द्वारा नहीं। यानी कि गवर्नमेंट है जो एक कानून के द्वारा शासित होती है, ना कि मनुष्यों के द्वारा। इस वाक्यांश को अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। बहुत से दार्शनिकों ने इसकी मौलिक परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, बट उन सब में एक महान शख्स है जो है एविडाइसी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत की उनकी पुस्तक है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी इस बुक में रूल ऑफ लॉ के ऊपर पूरा डिस्कस किया है। उनका यह सिद्धांत था कि सरकार कानून के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए बजाय कि मनुष्यों के। इसके लिए उन्होंने 3 प्रमुख पिलर भी बताए हैं, उसका वर्णन किया था। पहला पिलर है इसका कानून की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। यह देश के कानूनी प्रभुत्व, पूर्ण सत्ता को प्रकट करता है। कानून सब पर लागू होता है, उन पर भी जो नागरिक नहीं है। डायसी का मानना था कि मनमानी शक्ति या विवेकाधीन शक्ति के विपरीत विधि पूर्ण रूप से सर्वोच्च है। कोई भी किसी भी प्रकार से मनमानी नहीं कर सकता या अपने विवेक से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा अलग अलग कानूनी तरीकों से पीड़ित नहीं बनाया जा सकता। यानी कि एक ही दोष के लिए बार बार उसको सजा नहीं मिल सकती। और कानून के समक्ष समानता, इसका अर्थ यह है कि कानून का न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से प्रशासन किया जाना चाहिए। विधि के शासन समक्ष सभी बराबर है और किसी का भी दर्जा ऊपर या नीचे नहीं है। कानून के सबक सभी समान है, ऊपर नीचे कोई भी हायरार्की हमारे भारतीय संविधान किसी को भी प्रोवाइड नहीं करता है। उनका कहना है कि सभी नागरिकों की तरह प्रत्येक कार्मिक, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, एक सिपाही हो, एक टैक्स कलेक्टर हो, सभी प्रत्येक कार्य के लिए बिना किसी कानूनी औचित्य के समान रूप से उत्तरदायी है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार का वर्णन है, राइट टू इक्वालिटी। इसमें ये बातें शामिल है कानून के समक्ष समानता अथवा कानून के समान संरक्षण, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव की मनाही, किसी के भी साथ में इन आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और रोजगार के संबंध में समान अवसर और अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों की समाप्ति। अब लोक नियोजन के अवसर में कुछ विशेष वंचित तबके हैं, उनको विशेष संरक्षण भी प्रदान किया गया है। उन्हें हम संरक्षणात्मक भेदभाव इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और इस शब्द के ऊपर भी हमारे एग्जाम में एक सवाल भी आया हुआ था, इस बार भी। संरक्षणात्मक भेदभाव क्या हमारे संविधान का एक औचित्यपूर्ण है या नहीं है, इसकी आलोचना कीजिए। और अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों की समाप्ति, हालांकि हम शिक्षा और सैन्य शासन में हम उपाधियों का ग्रहण कर सकते हैं, इनके अलावा हम कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। एजुकेशन और मिलिट्री में आप कोई भी टाइटल या फिर उपाधि आप धारण कर सकते हैं। इन फील्ड के अलावा आप किसी भी तरह का टाइटल या फिर किसी भी देश, कंट्री के द्वारा आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। अब है कानूनी भाव की प्रबलता, ये है रूल ऑफ लॉ का 3rd पिलर, कानूनी भाव की प्रबलता। डायसी का मानना था कि पूर्ववर्ती 2 सिद्धांत, यानी कि जो हमारे जो पहले के 2 सिद्धांत थे, कानून की सर्वोच्चता और कानून के समक्ष समानता, इनको लागू करना पर्याप्त नहीं है। इस प्राधिकरण और कानूनों को बनाए रखने के लिए एक सुचारू तंत्र, एक अच्छे तंत्र की आवश्यकता है। इस प्राधिकार के लिए उन्होंने न्यायालय पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने एक आंशिक स्वायत्त न्याय तंत्र की बात की जो कानून के शासन को लागू करने का एक महत्वपूर्ण आयाम होगा। शक्तियों का पृथक्करण, अगला है हेडिंग शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। भारत में शक्तियों के विभाजन की जगह कार्यों के विभाजन पर अमल किया गया है। भारत में अमेरिका की तरह शक्तियों के पृथक्करण का दृढ़ता से पालन नहीं किया गया। न्यायपालिका को विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी अवैध कानून को उलटने और का अधिकार प्राप्त है। नियंत्रण और संतुलन की यह प्रणाली सराहनीय है। न्यायपालिका, अगर हमारी संसद कोई भी कानून पारित करती है तो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। वो उस कानून की समीक्षा कर सकती है। अगर वो कानून हित में नहीं है जनता के, तो उस कानून को अमान्य कर सकती है न्यायपालिका। ये हमारे न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त है। व्यावहारिक कारणों से आज अधिकांश संवैधानिक प्रणालियाँ
विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का जटिल परंपरागत विभाजन करने योग्य नहीं है। भारत की मौजूदा स्थिति, प्रत्येक अंगों के बीच संबंध और संवैधानिक प्रावधान ये नीचे दिए गए भागों में शामिल किए गए जाएंगे। इनके संबंध की ओर बढ़ने के लिए आइए, चलिए कोई ना। शक्तियों के विभाजन का आशय किसी भी एक व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है, यानी कि शक्तियों का विभाजन सत्ता को केंद्रीकरण से रोकता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का विभाजन किया जाता है ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो सके। यह प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। राज्य की दमनकारी नीति से समाज की रक्षा करता है। राज्य के उचित अंगों को कार्यभार सौंपता है और संबंधित कर्तव्यों के सफल संपादन को सुनिश्चित करता है। अरस्तु ने सबसे पहले 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपने लेखन कार्य में इसी विचार की व्याख्या प्रस्तुत की, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को आज हम अरस्तु के विचार भी उसके रूप में देख सकते हैं। उसके अनुसार सरकार 3 शाखाओं में विभक्त थी: सामान्य सभा, निर्वाचित अधिकारी और न्यायपालिका। प्राचीन रोमन गणराज्य में भी यही सेम विचार था, ये सेम थॉट थे। हम लोग भी कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, इन 3 रूप में शक्तियों के पृथक्करण को देख सकते हैं। 18वीं सदी में अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने इस विचार का एक अत्यधिक व्यवस्थित और सामाजिक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है। उनकी कृति अंग्रेजी व्यवस्था के अनुभव पर आधारित थी, जिसमें सरकार की 3 शाखाओं के बीच अधिक सूक्ष्मता से भेद स्पष्ट किया गया था। आगे चलकर जॉन लॉक ने भी इस संकल्पना के विकास को और उन्होंने बनाया। उन्होंने बेसिकली बात इसी की थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी को सेपरेशन पावर दी गई है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वे 3 शाखाएं हैं जो मिलकर सरकारी व्यवस्था का निर्माण करती है। इस तथ्य को जानते हुए कि विभिन्न प्रतिपादकों ने अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, हम इस संकल्पना की 3 विशेषताओं पर विचार कर सकते हैं। यह एक अंग, एक शाखा में एक व्यक्ति की जो भूमिका होती है वह अन्य अंग में नहीं हो सकती, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक अंग में अपनी भूमिका का निर्वाह करने वाले लोग भी पृथक होने चाहिए। एक अंग की कार्य प्रणाली दूसरे अंगों के कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी न्यायपालिका है वो अपने निर्णयों से विधायिका को प्रभावित नहीं कर सकती है या फिर कार्यपालिका को प्रभावित नहीं कर सकती है। एक अंग द्वारा दूसरे अंगों के कर्तव्य निभाए जाना अनुचित है। जो जुडिशरी का काम है जो वो जुडिशरी करेगी, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी ही करेगी, और जो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है रूल्स को बनाना, कानूनों की विधि का निर्माण करना, वही कार्य होगा। वो काम कार्यपालिका के द्वारा नहीं किया जा सकता, वो काम सिर्फ विधायिका ही कर सकती है। अपने अनिवार्य कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। भारत जैसे जटिल देश में इन विस्तृत श्रेणियों को इस प्रकार सीमांकित किया गया है कि एक शाखा दूसरी शाखा के साथ मतभेद और अतिक्रमण अति सहज है। सिद्धांत का अर्थ, राज्य के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के विभाजन की आवश्यकता क्यों है? एक बुरे प्रशासन, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, शक्ति के दुरुपयोग की संभावनाएं उस स्थिति में हमेशा बनी रहती हैं जहाँ शक्ति का केंद्रीकरण रहता है। यानी कि पावर अगर कहीं चुनिंदा लोगों के हाथों में होगी तो वहाँ पे भाईचारा, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म होने की संभावना, भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स रहेगा तो ये सब होने की संभावना और कम हो जाती है। एक प्राधिकरण के हाथों में हो, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र को अधिनायकवाद से संरक्षण प्रदान किया गया। नागरिकों को मनमाने शासन से सुरक्षा प्रदान की गई। इस सेपरेशन ऑफ पावर्स का महत्व भी देख सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती इतनी ज़्यादा है। अधिनायकवाद से सुरक्षा करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षण देता है, प्रभावी सरकार के विकास में सहायक है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा तो सरकार अपने निजी हितों के लिए कुछ भी लागू नहीं करेगी। अगर वो लागू करती है तो जनता उसका विरोध करेगी और उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए उस सरकार को हटाया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा गया है। इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी मनमाना या अवैध कानून विधायिका द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। विधायिका अगर कोई भी मनमाना कानून पारित करेगी तो न्यायपालिका उसे अवैध कर देगी। भारतीय संविधान की मौलिक संरचना में शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा शामिल है। हालांकि दस्तावेज में लिखित रूप से इसका साफ वर्णन नहीं है, यह एक संकेत मात्र है। भारतीय संविधान में कहीं भी ये शक्तियों के पृथक्करण शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। इस संकल्पना को विधायिका द्वारा पारित किसी कानून द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। ये जो थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, ये भी कोई भी इसे डिसॉल्व नहीं कर सकता। संविधान में 3 अंगों की भूमिका विशेष प्रसंग दिया गया है। आइए संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेदों का निरीक्षण करते हैं जहाँ शक्ति के पृथक्करण की वकालत की गई हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा गया है, बट ऐसे कुछ आर्टिकल है जो इनडायरेक्टली हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स का वर्णन है। आर्टिकल 50, इसके अंदर कार्यपालिका और जुडिशरी को सेपरेट किया गया है। इसका वर्णन है राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों में मिलता है, इसलिए यह बाध्यकारी नहीं है।
आर्टिकल 50 जो कि एक डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, इसमें बताया गया है एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी सेपरेट है, तो इनके जो कार्य हैं दोनों के अलग अलग रहेंगे। बट ये ऑब्लिगेटरी नहीं है मानने के लिए। कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो जिनके ऊपर न्यायपालिका ओवर रूल करके हमारे जो लेजिस्लेटिव बॉडी के जो कानून होते हैं उनके ऊपर भी ओवर रूल करती है। राष्ट्र के कार्यवाहक कार्यपालक के रूप में राष्ट्रपति को कुछ विशेष परिस्थितियों में विधायी शक्तियाँ पारित करने का अधिकार है, यानी कि अध्यादेश जारी, ऑर्डिनेंस। अगर कंट्री में, हमारी कंट्री में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 121 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस ये एक अध्यादेश की शक्ति है, इसकी प्रेसिडेंट की एक पावर है जिसके तहत वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। वो ऑर्डिनेंस उसी वे में जितना प्रभावी रहेगा जितना एक कानून के संसद के द्वारा पारित किया गया एक कानून होगा। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारी संसद का सत्र अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए राष्ट्रपति सीधा ऑर्डिनेंस जारी करता है। इसकी मैक्सिमम अवधि 6 माह तक रहती है। कोई भी ऑर्डिनेंस है वो 6 माह तक जारी रह सकता है, उसके बाद वही ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। आर्टिकल 121 और 211 में विधायिका को सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कृत्यों पर विचार विमर्श करने का निषेध है। केवल महाभियोग की स्थिति में यह शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 121 और 211 में ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और स्टेट हाई कोर्ट्स के जो भी जजेस हैं उनके ऊपर हमारी संसद में, हमारे राज्य की विधानमंडलों में डिस्कस नहीं किया जा सकता। एक ही स्थिति हो सकती है, वो है महाभियोग की स्थिति। उस स्थिति के अंदर हम लोग संसद में हमारे न्यायाधीशों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर हम इसके अलावा करते हैं तो ये एक गलत कार्य होगा जो कि हमारा संविधान वर्णन करता है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और गवर्नरों को कानूनी कार्रवाई से मुक्त रखा गया है। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और जो भी स्टेट के गवर्नर्स हैं उनको कानूनी कार्यवाही से मुक्त रखा गया है। इवन उनको फौजदारी और दीवानी कानूनों के लिए अलग अलग कंडीशन प्राप्त है। कुछ विशेष प्रावधानों के द्वारा विभिन्न अंग नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के जरिए एक दूसरे को नजर रख सकते हैं। न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका शाखाओं द्वारा लिए गए निर्णयों को न्यायिक जांच का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13 के अनुसार अगर कोई कानून असंवैधानिक है, एक पक्षीय है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो न्यायपालिका को उसे अवैध घोषित करने का अधिकार है। यह ऐसी कार्यकारी गतिविधियों की भी घोषणा कर सकता है जो कानूनी रूप से शून्य है। विधायिका द्वारा कार्यपालिका की भूमिका का भी निरीक्षण किया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बावजूद कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है। संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करते हुए भी विधायिका निर्णय का आधार बदल सकती है। नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई भी एक अंग सर्वोच्च नहीं है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक अंग की विवेकाधीन शक्ति लोकतंत्र की सीमाओं के भीतर रहे। यानी कि बेसिकली हमारा जो लोकतंत्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सीमाओं के भीतर रहकर ही कोई भी डिसीजन लेगा। आगे है हमारा सोवरेनिटी, संप्रभुता। भारत इस अर्थ में संप्रभु है कि इसकी सत्ता जनता में निहित है और वे सर्वोपरि है। यद्यपि संविधान सभा का गठन किसी भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा नहीं कराया गया था, उस टाइम में सत्ता जनसंख्या बहुत थी और हमारे देश में जो भी संविधान सभा का गठन किया गया था वो स्टेट की जो प्रांतों की सरकारें थी उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया था। 1951-52 के पहले आम चुनाव में जनता ने संविधान का सम्मान करते हुए मतदान किया। तथापि प्रत्येक 5 वर्षों में जनता ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान में भाग लेती है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यदि सरकार को विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो सरकार इस्तीफा दे देती है। चलिए, नए चुनावों के लिए मध्यावधि चुनाव घोषित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत का संविधान लोकतांत्रिक है क्योंकि यह जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार है। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में उल्लेख है हम भारत के लोग, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनता सर्वोच्च है। यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि संविधान को शक्ति इसकी जनता से प्राप्त है। प्रस्तावना के आखिर में यह वर्णित है कि इसका अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को तारीख को किया गया था। इस दिन संविधान पूरा हुआ था और इसे अपनाया गया था। भारत एक गणतंत्र भी है जहाँ देश के मुखिया का चुनाव जाता है, जबकि ब्रिटेन जैसे कई देशों के प्रमुख आनुवांशिक होते हैं। वहाँ पे एक आनुवांशिकता होती, आनुवांशिक पीढ़ी के द्वारा ही उनके शासन को चुना जाता है। समाजवाद, इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल गया था, परंतु यह शब्दावली अस्पष्ट और विवादास्पद है।
समाजवाद को सामान्य तौर पर देखा जाए तो इसका अर्थ एक यह है जो समाज की नीति है वो समर्थन नहीं करती है, अपितु ये समग्र रूप से समुदाय द्वारा उत्पादन के साधन साधन पूंजी भूमि अथवा संपत्ति की वकालत करते हैं। 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द्वारा भारत ने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को अपनाया है। समाजवाद उसे कहते हैं जहाँ पर सत्ता सरकार ये पक्ष करती है कि जो उत्पादन के साधन है, प्रोडक्शन के जो भी साधन है, उन पूंजी भूमि अथवा संपत्ति इनकी वकालत करती है जो समाज के सभी हितों के लिए है, सभी वर्गों को समान रूप से। लोकतंत्र प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। लोकतंत्र का सामान्य अर्थ है कि जनता द्वारा बनाई गई सरकार, अन्य शब्दों में जनता की राजनीतिक सत्ता में भागीदारी। हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, वयस्क मताधिकार का प्रयोग है। हम लोग 18 की एज से ऊपर जो भी हैं वो अपना मताधिकार प्रयोग करके सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी इस भागीदारी का कार्यान्वयन करते हैं। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वही जाकर संसद और विधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अपनाया गया है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सरल बहुमत प्रणाली को अपनाया गया है। इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है। 1952 से लेकर आज तक चुनाव के माध्यम से भारत में लोकतंत्र का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। आज हम देख सकते हैं हमारा संविधान है वो अब तक टिकाऊ है। बाकी हमारे जितने भी पड़ोसी देश है जो ब्रिटेन के उपनिवेश से आज़ाद हुए थे, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनमें सत्ता अस्थिर रही। बांग्लादेश में आप देख सकते हैं जैसे किस प्रकार सत्ता का कू हुआ, और पाकिस्तान में किस प्रकार सैन्य शासन बार बार सत्ता में भागीदारी कर रहा है, और नेपाल में कितनी बार संविधान बदला गया है। लगभग 5 या 6 बार वहाँ पर संविधान बनाया जा चुका है, और अब फाइनली अब 2015 से वहाँ पे वापस लोकतंत्र की सरकारें चल रही है। अब अगला हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म या फिर सर्वधर्म समभाव। सवाल सीधा सीधा आता है, लगभग 5 नंबर का, 30 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें कई बार ये सीधा लिख दिया जाता है या सर्वधर्म समभाव, बस इनके ऊपर टिप्पणी कीजिए आप। सर्वधर्म समभाव, आपको सीधा इस वर्ड के ऊपर अपने विचार लिखने होते हैं। ब्रिटिश भारत का धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया था। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद अपने आप को एक मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया था, इस्लामी राज्य घोषित कर, परंतु भारत के बड़े नेताओं की इच्छा थी कि भारत एक सेक्युलर स्टेट रहे, जहाँ हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी सभी धर्मों के लोग रहे। मूल संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक संविधान का धर्मनिरपेक्ष रूप झलता है। आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म के जो भी विचार हैं उनके ऊपर सभी को स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपना स्वतंत्र धर्म चुन सकता है। भारत सभी धर्मों के लोगों को अपनी पसंद के धर्म का पालन, प्रचार, आस्था रखने की स्वतंत्रता देता है। प्रारंभ में भारत ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था। संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। मूल संविधान में ये शब्द शामिल नहीं था, लेकिन बाद में ये सब जोड़ा गया। सभी लोगों को अपने पसंद के पर्वों को मनाने की अनुमति देता है। केंद्र व राज्य सरकारें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। धर्म के आधार पर पुरस्कार, उपाधि या किताब भी प्रदान नहीं किया जाए। धर्म के आधार पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यद्यपि धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना व्यापक रूप से एक पश्चिमी धारणा है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, परंतु भारत में धर्म को एक बृहत्तर संदर्भ में देखा जाता है। सेकुलर का कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट माना जाता है, बट भारतीय कल्चर है, भारतीय कल्चर में भी वसुदेव कुटुंबकम जो बताता है कि संपूर्ण विश्व ही एक हमारा घर है, संपूर्ण संसार है वो हमारा एक परिवार है। भारत में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की भावनाएं जुड़ी हुई है। धर्म की स्वतंत्रता को भी भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार भारत में धर्मनिरपेक्षता की जगह सभी धर्मों की समानता का भाव निहित है, जिसे हम सर्वधर्म समभाव कह सकते हैं। भारतीय समाज में सर्वधर्म समभाव का मूल्य सर्वदा दिखाई देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना, जो आई थिंक हमारा आज का लास्ट है। संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को उजागर नहीं किया गया था। समय के साथ देश के सुप्रीम कोर्ट ने
विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत करके मौलिक विशेषताओं का प्रकाश डाला। सन 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहला संशोधन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहला संशोधन किया। न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 13 में वर्णित कानून शब्द और अनुच्छेद 368 में अंतर के संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि संघीय संसद को संविधान में संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है। क्या कहा था? असीमित शक्ति, यानी कि वो किसी भी हद तक संविधान में संशोधन कर सकती है। कुछ वर्षों बाद संविधान में फिर से संशोधन हुआ। 1964 के सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चौथा संशोधन किया। न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले पर कायम रहते हुए निर्णय दिया कि भारत की संसद संविधान के किसी भी भाग सहित मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 में वर्णित कानून शब्द से संसद को अनुच्छेद 368 में प्राप्त संशोधन की शक्ति से रोका नहीं जा सकता। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में पहले, चौथे और 17वें इन तीनों संशोधनों को चुनौती दी गई। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद के पास संशोधन की शक्ति तो प्राप्त है, तथापि संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित है। ये किस केस में कहा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में। इसके पास ऐसा विशेषाधिकार नहीं है जिससे इस अध्याय में वर्णित मौलिक अधिकारों को संसद संक्षिप्त, समाप्त या नष्ट कर सके। बेसिकली जो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब की जो केस था, उसमें ये कहा गया था कि संसद भले ही संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो एक सीमित है, सीमित हद तक उसमें संशोधन कर सकती है, और मौलिक अधिकारों को इस हद तक नहीं संशोधन कर सकती है वो, या उनकी प्रवृत्ति को संक्षिप्त यानी कि छोटा कर रही हो, या फिर उसे मूल तरफ से ही समाप्त कर रही हो या नष्ट कर रही हो। इस आधार पर हम उसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकते। आगे यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संघीय संसद की संशोधन की शक्ति सीमित है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद 1966 में प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी ने चौथे आम चुनाव में जीत हासिल की, पर विभिन्न संवैधानिक संशोधनों की अस्वीकृति से वे बेहद चिंतित थी, जिसने देश में उनकी सामाजिक क्रांति लाने की इच्छा शक्ति से अवरोध उत्पन्न हुआ। गोलकनाथ केस के बाद 1970 के 5वें आम चुनाव के लिए वे आगे बढ़ी। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ नारा दिया। उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो उनकी समाजवादी नीति को प्रस्तुत करता है। राज भत्तों का उन्मूलन किया, प्रीवी पर्स, जो कि कुछ राज भत्ते थे, उनका उन्मूलन कर दिया। उन्होंने प्रचंड बहुमत से भारी जीत हासिल की। उन्होंने संसद में 24वें और 25वें संशोधन प्रस्तावित किए। 24वें संशोधन में संसद ने 13 और अनुच्छेद 368 के बीच विरोधाभास को सुलझाने का प्रयास किया। अब संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान के 25वें संशोधन अधिनियम में संसद ने स्पष्ट कर दिया कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों के अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के अधीन रहेंगे। 24वें और 25वें संशोधन दोनों को ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में चुनौती दी गई। ये जो इंदिरा गांधी ने 24वें और 25वें संविधान संशोधन किए, इनको केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और फाइनली 1973 में 24 अप्रैल 1973 को फैसला सामने आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी न्यायपीठ ने निर्णय दिया, जिसमें 13 जजेस शामिल थे, और बहुमत से 7-6 के बहुमत से न्यायालय ने फैसला दिया कि आर्टिकल 360 के आधार पर संसद को संशोधन की शक्ति तो प्राप्त है। यह प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मौलिक संरचना, जो मौलिक संरचना बेसिक स्ट्रक्चर है, ना तो संक्षिप्त कर सकती है, ना ही नष्ट कर सकती है। यानी कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया, बताया नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट शामिल है, कौन कौन से नहीं शामिल है, ये डिफाइन नहीं किया गया था। कोई स्पेसिफिक इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन इतना बोल दिया था कि संविधान की मौलिक संरचना में संशोधन या उसको संक्षिप्त नहीं कर सकती है। कोई भी संशोधन सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरीक्षण की सीमा से बाहर नहीं है, यानी कि कोई भी संशोधन कर रही है, उसका जुडिशियल रिव्यू होने के बाद वो निरस्त हो सकता है। ये उसकी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। सभी संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान और मौलिक अधिकारों का अंतिम प्रहरी और संरक्षक बनाया, यानी कि गार्ड बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान और मौलिक अधिकारों का अंतिम प्रहरी और संरक्षक बनाया। इस संदर्भ में केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस ऐतिहासिक निर्णय है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में जस्टिस सीकरी ने कई प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जैसे कि भारतीय संघ का संघीय स्वरूप, संसदीय सरकार, गणतंत्रात्मक सरकार, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता को भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता माना। अगर आप अपना बढ़िया आंसर लिखना चाहते हो तो ये बता सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में
कौन कौन से भारतीय संसद की विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता है, जुडिशरी की जो विशेषता है उनको शामिल कर सकते हो। एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ मामले में भारतीय संविधान की मौलिक संरचना में राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को भी जोड़ा गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। संविधान एक कानूनी दस्तावेज, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। यह देश के नियमों और विनियमों का संग्रह है, अर्थात देश की शासन व्यवस्था की नियमावली है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। देश के संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। यह संविधान कतिपय सामाजिक स्थितियों का परिणाम था, यानी कि जो उस समय हमारी सामाजिक स्थिति थी उन्हीं को बदलने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये संविधान प्रावधान किए गए थे, जिन्होंने संविधान निर्माण के लिए भावनात्मक चिंतन प्रदान किया। युद्ध, विद्रोह, क्रांति और स्वदेशी विदेशी दमन ऐसी प्रेरक परिस्थितियाँ थी जिन्होंने संविधान लेखन में मदद की। जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा था ब्रिटिश सरकार का, उन्हीं से मदद मिली हमारे संविधान को लिखने में। करीब 2.5 वर्षों तक लंबे संघर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 30 वर्षों तक चलाए गए आंदोलनों के बाद भारत का संविधान लिखा गया। प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की। संविधान को अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन यह लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसकी भी एक अच्छी कहानी है, वो ये थी कि हम लोगों ने पहली बार जो संविधान, जो हमारा राष्ट्रगान है वो गाया था। कांग्रेस का अधिवेशन था, उस अधिवेशन में गाया था। उसी 26 जनवरी की दिनांक को हम लोगों ने महत्वता प्रदान करने के लिए हमारा जो संविधान था वो लागू किया। मौलिक रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ, 22 अध्याय और 395 अनुच्छेद शामिल थे, और लेकिन अब अनुसूचियाँ हो गई है 12 और आर्टिकल लगभग 415 से भी ज़्यादा है। संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। भारत का संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जहाँ USA का संविधान सबसे छोटा है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। देश के आकार को देखते हुए इसकी भाषा, जाति, धर्म, निर्धनता, कुपोषण के मामलों में व्यापक विविधताओं के कारण यह जाहिर है कि संविधान ने इन समस्याओं को अपनी सीमा के भीतर संबोधित करने का प्रयास किया है। यह एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान है, जहाँ अनिवार्य रूप से शक्ति जनता में निहित है। देश का प्रमुख निर्वाचित होता है। हालांकि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना का भाग नहीं थे, परंतु बाद में ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ दिया गया। भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषताएं हैं, ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे आपको इसका सार मिल जाएगा। बड़ा संविधान है, संघीय सरकार है, समाजवादी राज्य है। समाजवादी राज्य पर अभी काफ़ी आलोचनाएं चल रही है कि भारत ने 1991 के बाद वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की अवधारणा को लागू कर लिया, LPG को। तो उसके बाद अब क्या समाजवाद की तरफ भारत की अभी भी रुख है या नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता, जुडिशियल रिव्यू, ये भी समझौता, समाजवादी राज्य, राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, लोकल गवर्नमेंट, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। अतः सरकार तथा निजी अथवा निगमित निकाय सही सभी संस्थाओं एवं देश की जनता को संविधान के प्रति निष्ठावान रहने, शब्द और भावना के साथ इसकी पवित्रता के प्रति सम्मान रखने की ज़रूरत है। सभी, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई भी प्राइवेट बॉडी है, उन सभी को संविधान के जो भी प्रोविज़न है उनके प्रति निष्ठावान रहने की भावना रखने का कहा गया है। अब यूनिट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। ये जो इतना इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और सर्वधर्म संभाव। और काफ़ी इसके जो बीच बीच में टॉपिक थे, फेडरल स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आने की चांसेस है। तो हमने इस वीडियो में तो यूनिट फर्स्ट के ऊपर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें, और यूनिट सेकंड के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर हमें मोटिवेशन मिले आगे के सारे टॉपिक्स को कराने के लिए। धन्यवाद।